हमारी हिंदू धर्म संस्कृति में जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को हम 4 आश्रम कहते हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। 0 से 25 वर्ष तक बालक पहले शिक्षा ग्रहण करता था, गुरुओं के पास रहता था और अपने जीवन में गुणों को अर्जित करते हुए शरीर को बलवान और पुष्ट बनाता था। 25 वर्ष के बाद 26 वर्ष से 50 वर्ष तक वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, विवाह करता था, संतानोत्पत्ति के कार्य भी करता था। उसके बाद 50 के बाद 75 साल तक, 50 से 75 साल के बीच में वो परिवार से मोह कम रखने लगता था और जंगल में जाकर के जंगल में निवास करने लगता था, घर से थोड़ा दूर निवास करता था ताकि उसका मोह परिवार से, गृहस्थी से कम हो सके। 75 से 100 के बीच में जब मेधा परिपक्व हो जाती थी, चिंतन परिपक्व हो जाता था, सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से आप विरत हो जाते थे, जीवन का केवल एक उद्देश्य उस परम सत्ता को जानना है, परमात्मा को जानना है, तब जातक संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। संन्यास आश्रम में व्यक्ति लोक कल्याण के लिए, अंत में परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रवेश करता था। इस तरह इन 4 स्तंभों से हमारा जीवन बटा हुआ था। जो उसकी संपूर्ण काल अवधि हमारे ऋषियों ने मानी थी वो 100 वर्ष थी। लेकिन जब व्यक्ति 25 से 50 के बीच में गृहस्थ में प्रवेश करता था तो सबसे पहला कर्म बनता था कि विवाह। आज का जो टॉपिक है, विवाह कब होगा और विवाह कब होगा और विवाह में ससुराल की दूरी क्या होगी, पति कैसा होगा, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित आज आप लोगों के समक्ष एक नई केस स्टडी के साथ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम माता भगवती बगला परमेश्वरी माता बगला मुखी को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ कर रहा हूँ। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है एक केस स्टडी है, स्त्री जातक की कुंडली है। 8/9/1993 4:14 AM सुबह बांधा। इस कुंडली के विषय में आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखूंगा। लड़की का विवाह कब होगा, पति कैसा मिलेगा, वह विवाह किस दिशा में होगा और जन्म स्थान से विवाह की दूरी क्या होगी, इन सब बारे में आज चर्चा करेंगे। मित्रों, बहुत कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चों को अपनी कक्षाओं में कहते हैं कि ज्योतिष के बोध को, ग्रहों के बोध को आप समझिए। ग्रहों के बोध को, अगर आपको ग्रहों का बोध हो गया, आपके चिंतन में उत्कृष्टता आ गई, एक नवीनता आ गई और विद्या का और ज्ञान का उपयोग यदि आपने स्वयं की आवश्यकता के अनुसार करना आप सीख गए तो अंतःकरण में वो विद्या जागृत हो जाती है। धीरे धीरे वो विद्या आपके लिए सिद्ध हो जाती है, सिद्धि प्रदान करने वाली हो जाती है। तो बहुत से लोग देखते हैं D9 देखते हैं, D12 देखते, D16 देखते हैं, कई वर्ग चार्ट देखते हैं। हमारे तो गुरुदेव कहा करते थे, अगर जीवन काल में D1 ही आ गया, अगर जीवन काल में D1 का भी सही अगर आपने सोच लिया, समझ लिया, जान लिया, सही बोध अगर आपको आ गया तो आपका ये जीवन सिद्ध हो जाता है। इसी से बहुत परिणाम निकल आते हैं। केवल आपको D1 के साथ चलित को थोड़ा सा देखना पड़ता है, इसके बाद आप बड़ी सभी घटनाओं को देख सकते हैं। यही हमारे सनातन ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। जो हमारे आचार्य थे, ऋषि मुनि थे, वो वर्ग चार्ट का उपयोग कम करते भी थे लेकिन कम करते थे। ज्यादातर जो भृगु संहिता में देखा गया है कि लग्न चार्ट के आधार पर फलित किया गया है। हमारी नाड़ी ज्योतिष में भी हमारे जो भृगुनंदी नाड़ी के प्रवर्तक रहे हैं, भृगुनंदी नाड़ी को जो जन जन तक पहुंचाया है आरजी राव जी ने, उन्होंने भी ऐसा ही लगभग चार्टों D1 पर ही उन्होंने ज्यादा काम किया है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि लड़की का विवाह देखना है। विवाह देखने के लिए सीधा सरल लग्न लग्नेश को देखिए, सप्तम भाव सप्तमेश को देखिए, इसके अलावा 3 और 11 भाव में बैठे हुए ग्रहों को भी देखिए।
क्योंकि नाड़ी ज्योतिष कहती है प्रत्येक ग्रह का पंचम नवम संबंध होता है, प्रत्येक ग्रह की पंचम नवम दृष्टि होती है। तो तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह पंचम होगा और एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह भी पंचम होगा, एकादश में बैठा हुआ ग्रह नवम होगा। तो इस तरह हमने देखा कि 3 और 11 भाव के स्वामी लग्न लग्नेश सप्तम भाव सप्तमेश को देख लीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो रिजल्ट को मिलने के लिए आपको लग्नेश सप्तमेश को देखना है, इसके अलावा आपको देखना है शुक्र और मंगल को देखना है। काल पुरुष की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में उसका जो पति होता है वो मंगल होता है और जो शुक्र होता है वो स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र मंगल का विचार, लग्नेश सप्तमेश का विचार अत्यधिक जरूरी और महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा 3-11 में बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव भी विचारणीय होता है। यदि किसी की कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश का संबंध बनेगा, लग्नेश सप्तमेश एक साथ, लग्नेश सप्तमेश का संबंध बन जाए, शुक्र मंगल का संबंध बन जाए, शुक्र मंगल के साथ लग्नेश सप्तमेश का संबंध बन जाए, तो ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है कि ये लोग पूर्व जन्म में भी पति पत्नी थे। अगर लग्नेश सप्तमेश में स्थान परिवर्तन हो जाए तो भी ऐसी स्थिति आती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दूसरी स्थिति विवाह कब होगा। सबसे बड़ी समस्या होती है विवाह का वर्ष निकालना। विवाह का वर्ष निकालने के लिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने एक सरल पद्धति दी है। सरल पद्धति उन्होंने कहा गुरु का गोचर देखिए, गुरु का गोचर लग्न लग्नेश पर हो, सप्तम भाव सप्तमेश पर हो और तीसरे भाव पर हो या एकादश भाव पर हो या गुरु गोचर करता हुआ शुक्र मंगल से संबंध बना ले तो विवाह हो जाता है, उसी वर्ष विवाह होगा। गुरु को कैसे देखेंगे? गुरु एक भाव पर 1 साल चलता है, तो 12 राशियों पर 12 साल, 12 भावों पर 1-1 साल चलेंगे तो एक राउंड गुरु का 12 साल में लगता है। इसके अलावा ये कहा गया कि सब पहली स्थिति गुरु की देखिए। अब गुरु जब भी गोचर करता हुआ शुक्र मंगल से संबंध बना दे, लग्नेश सप्तमेश से संबंध बना दे या इन स्थानों में जाए तो विवाह का योग होता है। इस कुंडली में देखिए 93 का जन्म है, 29 साल की अवस्था में शुक्र, इस समय अप्रैल में इसकी शादी हुई है लास्ट में, तो शुक्र देखिए गुरु गोचर करता हुआ मीन के पास है, मीन राशि पर गोचर कर रहा है। तो गुरु नवम भाव पर गोचर कर रहे हैं, गुरु शुक्र को देख रहे हैं और मंगल को देख रहे हैं। शुक्र मंगल को देख लेने पर यह हुआ शुक्र स्त्री है तो मंगल उसका पति है और गुरु क्या है? विवाह कराने वाला ब्राह्मण है, दोनों को जीवन सूत्र में जोड़ने वाला है। गुरु क्या है? गुरु ईश्वर, वो अमृतत्व शक्ति है जो जीवन को उन्नति देती है, जीवन को ऊंचाई देती है। तो यहाँ पर गुरु ने 29वें वर्ष गुरु ने मंगल और शुक्र को देख लिया तो इसका विवाह हो गया। अब कहेंगे तो 27वें वर्ष में भी गुरु जोड़ रहा था, 12, 24, 25, 26, 27 साल में भी गुरु सप्तम भाव पर था, तो क्यों नहीं हुआ? तब भी वो मंगल को देख रहा था, शुक्र को देख रहा था। ये आप लोग सोच सकते हैं, सोचने के लिए हमारे पास इसका लॉजिक है। देखिए सप्तमेश बैठा कहाँ है? सप्तमेश और अष्टमेश दोनों, शनि एक है और शनि बैठा हुआ है अष्टम भाव में। शनि वक्री है, वक्री होकर के 7वें भाव से संबंध बनाता है। शनि किसी भी तरह से यदि सप्तम भाव पर दृष्टि बना दे, सप्तम भाव से संबंध बना दे तो विवाह में देरी करता है। कितनी देरी करता है? अक्सर 28-30 वर्ष के आसपास विवाह के योग बनाता है। तो शनि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वक्री है, सप्तम भाव से संबंध बनाया। एक दूसरी पद्धति आचार्य लोग कहते हैं एक बाधा के लिए 2.5 साल मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए किसने, जो यहाँ पर देखिएगा एक बाधा का अगर 2.5 साल मानते हैं तो केतु ने सप्तम भाव को देखा तो सप्तम भाव भी केतु रुकावट देता है।
कार्यों में, तो एक बाधा ये हो जाती है। दूसरी बाधा देखेंगे कि जो बुध बैठा है, बुध ने भी देख लिया पापी ग्रह होता है, गुरु ने भी देख लिया। अगर 2.5 साल देखेंगे तो 2.5 दूनी 5 लगभग 7.5 साल हुआ, और विवाह की आयु 21 से 22 साल होती है, तो लगभग 29 साल में विवाह का योग बनेगा। एक स्थिति ये होती है। दूसरी स्थिति देखिए, गुरु का संबंध, गुरु का प्रोग्रेशन 12 साल तक कहाँ था? तीसरे भाव पर। 24 साल में कहाँ हुआ? चौथे भाव पर। 24 साल में लगभग चौथे भाव पर गुरु रहा। 12 दूनी 24 साल में गुरु का संबंध शनि से हो रहा है, तो 24वें प्रोग्रेशन में नहीं बनेगा संबंध। अब तीसरा देखिए, गुरु 24 से 36 साल में कहाँ किससे संबंध बनाएगा? शुक्र से संबंध बना रहा है, और 3-11 संबंध गुरु का मंगल से भी बनेगा। इस वजह से ये समझ सकते हैं कि आयु का जो 24 से 36 वर्ष के बीच का दायरा है, इसी बीच में विवाह का योग बनेगा। लेकिन विवाह का योग बनाते समय आपको ये देखना है कि विवाह का प्रॉमिस कुंडली में है कि नहीं है। विवाह का प्रॉमिस होगा तभी विवाह होगा। कि देखिए गुरु कहाँ पर है? गुरु यहाँ पर देखेंगे, गुरु की दृष्टि आ गई सप्तम भाव पर। शनि कहाँ पर आया? शनि सप्तमेश हो गया, सप्तमेश होकर के अपने घर पर आ गया। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बनती है कि विवाह का प्रॉमिस इस कुंडली पर है। गुरु की दृष्टि विवाह का योग बना देती है, क्योंकि गुरु इस कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी है, और गुरु इस कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी है। 6ठा भाव यद्यपि थोड़ी रुकावट देता है, लेकिन विवाह लगभग 29 साल में हुआ। अब पति के बारे में यदि जानना है, किसी का पति, स्त्री का जो पति होता है वो मंगल होता है। अब देखिए मंगल बैठा कहाँ है? मंगल तीसरे भाव पर बैठा है। किसके साथ बैठा? बुध के साथ। बुध और मंगल क्या होता है? गणित होता है। अब मंगल का संबंध देखिए और कैसे बन रहा है। मंगल का संबंध शुक्र से भी बन रहा है, जब शनि वक्री होता है तो शनि से भी बन जाता है। मंगल बुध क्या होता है? गणित होता है। शुक्र क्या होता है? शुक्र धन होता है। कहीं पर भी किसी की कुंडली में शनि का संबंध शुक्र से बन जाए तो क्या होगा? तो शनि शुक्र धन होता है और शनि कर्म होता है। धन से जुड़ा हुआ कर्म, आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाला जातक होता है। अब पति की स्थिति को देखिए कि स्त्री की कुंडली है तो शनि यहाँ पर आया, तो शनि का संबंध शुक्र से बन गया, तो शनि शुक्र के साथ साथ मंगल से बना, मंगल से और बुध और गुरु से बना। तो बुध क्या होता है? बुध और मंगल गणित होती है। शुक्र क्या होता है? फाइनेंस होता है। स्त्री का जो पति होगा गणित, फाइनेंस और बैंकिंग में काम करने वाला होगा, और उसका कर्म क्या होगा? शनि कर्म का कारक है। सप्तमेश का संबंध मंगल बुध से और शुक्र से हो रहा है, इसलिए ये बैंकिंग फाइनेंस से जुड़कर काम करने वाला होगा। कभी आप बैंकर की कुंडली देखेंगे, किसी भी बैंक में जो काम करते हैं, आर्थिक मामलों में काम कर, उनकी कुंडली में शुक्र का संबंध किसी भी तरह शनि से होगा। अगर ये बुध से भी हो गया, मंगल से हो गया, तो कॉमर्स और अकाउंट के क्षेत्र में भी काम करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे गुरु इनके साथ बैठा है, तो जातक की जो पोस्ट होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि अच्छे पोस्ट पर काम करने वाला होगा, एक प्रशासनिक क्षमता का वाला होगा, मैनेजर हो सकता है या आईटी सेक्टर में काम कर सकता है, मतलब एक बड़े पोस्ट पर काम करने वाला जातक होगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगला बिंदु जो महत्वपूर्ण है, अगले बिंदु पर पति की स्थिति। यदि 7वें भाव का स्वामी द्वादश भाव से संबंध बना दे, किसी पुरुष की कुंडली में या स्त्री की कुंडली में, आप सोनिया गांधी की कुंडली में देखिएगा, माधुरी दीक्षित की कुंडली में देखिएगा, और जिनकी भी कुंडली, जिनका जन्म स्थान से दूर जिनका विवाह हुआ है, तो उनकी कुंडली में देखिएगा 7वें भाव का जो स्वामी होता है, 7वें भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव के स्वामी से संबंध बना लेगा, तो जो विवाह होगा वो जो जन्म स्थान से दूर होगा, विदेश में होगा। इस लड़की का भी विवाह जन्म स्थान से दूर हुआ। अब यहाँ देखेंगे कि 7वें भाव का स्वामी शनि है, उसने क्या किया? द्वादश भाव के स्वामी बुध से संबंध बन गया, इसलिए जन्म स्थान से दूर विवाह हुआ। पति कैसा होगा? पति नौकरी पेशा वाला होगा, क्योंकि मंगल का संबंध बुध गुरु से बन रहा है, चंद्रमा से भी बन रहा है, इसलिए सरकार से जुड़कर काम करने वाला होगा।
अब स्त्री का दाम्पत्य जीवन कितना अच्छा होगा? दाम्पत्य जीवन के लिए देखिए हमारे ऋषियों ने कहा कि आप केवल नक्षत्र मेलापक से आप सही निर्णय पर नहीं जा सकते हैं। आपको नक्षत्र में लापक मिलाना चाहिए, भाव में लापक मिलाना चाहिए, ग्रह में लापक मिलाना चाहिए, तीनों का 33% अंकन करना चाहिए। उसके बाद संयुक्त रूप से आपको रिजल्ट निकालना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा, तभी आप सही स्थिति पर जाएंगे। सप्तमेश का देखिए, सप्तमेश अष्टम में बैठा है तो थोड़ी कमजोरी आ जाती है, और चंद्रमा और केतु ने यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। चंद्रमा केतु से वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य होंगे। अब देखिएगा चंद्रमा और केतु, चंद्रमा क्या है? सास है। लड़की के जीवन में सास का हस्तक्षेप सबसे ज्यादा रहेगा, सास के कारण परेशानियों का सामना होगा, क्योंकि चंद्रमा और केतु की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर आ रही है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज और देखेंगे कि विवाह की प्रकृति क्या होगी। लव मैरिज, लव कम अरेंज होगा, कैसे होगा? शुक्र क्या है? स्त्री है। अब सप्तमेश, अब देखेंगे शुक्र का संबंध किससे बन रहा है कि तीसरे भाव से। चंद्रमा एकादश भाव में बैठा है और मंगल तीसरे भाव में। शुक्र का संबंध 3 और 11 से बन रहा है। मंगल के शुक्र स्त्री होती है, मंगल पति होता है और चंद्रमा प्रेम होता है। पति पत्नी पूर्व परिचित होंगे, दोनों की जो विवाह की प्रकृति होगी, विवाह की जो आधारशिला होगी वो क्या होगी? प्रेम विवाह होगा, लेकिन बाद में अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि गुरु पूर्वज होता है, परंपरा का वाहक होता है। सर्वसम्मति से इसका अरेंज मैरिज होगी, लेकिन प्रेम लव कम अरेंज मैरिज इसको कह सकते हैं। अब वैवाहिक जीवन की बाधा को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? मानसिक स्थिति से में हमेशा दृढ़ रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और अधिक से अधिक चंद्रमा और केतु का मतलब होता है छिन्नमस्ता। यदि सास से ज्यादा पीड़ा महसूस हो तो छिन्नमस्ता देवी से की आराधना करनी चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए, जीवन में शांति आती है। और सत्यनारायण भगवान की कथा हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि गृहस्थी के देवता होते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना से वैवाहिक जीवन में जो दोष है, दोष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गुरु क्या है? बुजुर्ग होता है। किसी प्रकार का बुध मंगल में परेशानी भी आती है, शुक्र प्रभावित भी होता है, बुजुर्गों के हस्तक्षेप से ये जीवन चल जाएगा। इसीलिए जब भी परेशानी आए, इस तरह की कोई भी बाधा आए, तो बुजुर्गों का सलाह लें, बुजुर्गों का हस्तक्षेप करें, उनका परामर्श लें, उनकी सहमति लें, तो भी जीवन अच्छे से चलेगा। और मंगल के लिए, पति का सुख देखने के लिए हमेशा कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी चाहिए। कार्तिकेय भगवान की पूजन करने से कन्या जो होती है अखंड सौभाग्यवती होती है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार।